केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर 4 एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 का चैप्टर 4 है भैया। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया। तो भाई इसमें पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, केमिकल इक्विलिब्रिया, डेफिनेशन, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, फिर हम क्या पढ़ेंगे कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स की होती हैं, और लास्ट में हमने क्या पढ़ना बताओ भाई, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना बात। तो अब आप मुझे बताओ भाई, पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो भाई केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है, देखो आपको पता है ना, एक होती है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होती है, जब भाई जब किसी स्टेट के अंदर, जब किसी सिस्टम के अंदर ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, कांस्टेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये दो तरह की होती है, एक तो होती है फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होती है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम कब होती है, ये भाई जब कोई फिजिकल क्या हो प्रोसेस, उसके दौरान क्या अटेन हो जाए, इक्विलिब्रियम। सिमिलरली अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या अटेन हो जाए, इक्विलिब्रियम, उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है, ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें किसी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के, किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के जो डिफरेंट क्या है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, उनकी कंसंट्रेशन में चेंजमेंट क्या हो जाए, रुक जाए। फॉर एग्जांपल A प्लस बी से अगर हमारे पास तो क्या बनता बताओ भाई, C प्लस डी। ठीक है, तो अगर मान लिया A की भी कंसंट्रेशन भी, आपको पता शुरुआत में C और D जीरो होंगे, हमारे पास सिर्फ क्या होंगे, A और B। लेकिन टाइम गुजरता जाएगा और A और B लगातार रिएक्ट कर क्या बनाएंगे, C और D। तो भाई A और B की कंसंट्रेशन शुरुआत में घटेगी ना, और C और D कंसंट्रेशन बाद में और भाई बढ़ती जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि A और B की कंसंट्रेशन घटते घटते एक खास टाइम पे आकर रुक जाएगी, और उसके बाद भाई C और D की भी क्या होगी, बढ़ते बढ़ते रुक जाएगी भाई। उसके बाद ना तो ये बढ़े और ना ये घटे, तो हम क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुकी है। तो इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, जब किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स उनकी कंसंट्रेशन में चेंजमेंट रुक जाए, तो हम क्या बोलेंगे, क्या अटेन हो चुकी है, केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसकी वजह क्या होती है कि ये मत सोचिए कि भाई इसमें रिएक्शन रुक गई, रिएक्शन इसमें अभी भी चल रही है। बस दिक्कत क्या है, जिस रेट से A और B C और D बनाता है, उसी रेट से C और D वापस क्या बना देता है, A और B। समझे बात, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम क्या बोलेंगे इसको, तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। बात आपको पहले पड़ गई। और भाई ध्यान रखियो, यहाँ पर रिएक्शन नहीं रुकती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, और बताओ भाई कि नहीं आपको ये, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब बताओ भाई कि केमिकल इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स होती हैं। बस इसकी 2 टाइप होती है, एक तो होती है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, एक क्या होती है, हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस कौन सी होती है बताओ, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बताओ क्या होगी हमारे पास भाई, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अगर सारे के सारे क्या हो, सेम फेज में। फेज का मतलब क्या होता है, फेज का मतलब होता है कि भाई गैस फेज है, लिक्विड फेज है कि सॉलिड फेज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि H2 प्लस Br2, इनसे क्या बन जाए, HBr। अब ये भी क्या है, गैस, ये भी गैस और ये भी क्या है भाई, गैस। तो अगर सारे के सारे क्या है, गैसेस फेज में, तो हम क्या बोलेंगे, क्या ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, इजंट इट। अरे बोलो भाई, इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। आ गई आपको ये, खैर भाई, अरे ये रिएक्शन कंसिडर ना करियो, लेकिन बात आपको पहले पड़ गई। और ये क्या होती है हमारे पास भाई, क्योंकि ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन हो जाएगी, समझ गए बात भाई।
आप सिर्फ ये बताओ कि होमोजीनियस का आपको पता लग गया कि अगर ये भी क्या है, ये या तो सारे क्या हों गैस फेज में, या सारे क्या हों सॉलिड फेज में, या सारे क्या हों एक्वस फेज में, लिक्विड फेज में। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो क्या ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर मान लिया भाई क्या है, अगर इनमें से एक क्या बताओ भाई, अगर सारे का सारे सेम फेज में नहीं है, अगर मान लिया ये दोनों किसमें है गैस फेज में, और ये भी क्या है गैस फेज में, लेकिन ये क्या हमारे पास, बोलो भाई ये क्या है सॉलिड फेज में, एक प्रोडक्ट क्या हमारे पास सॉलिड फेज में, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई कि इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन क्या है ये हमारे पास, बोलो भाई क्या हमारे पास ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, इजंट इट। अरे बोलो भाई ठीक है, बल्कि नहीं आप, बल्कि आप ये जो क्या है प्रोडक्ट ये नहीं, आप रिएक्टेंट ले, आप मान लें एक रिएक्टेंट हमारे पास क्या है सॉलिड फेज में, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे क्या हमारे पास ये, बोलो भाई हेट्रोजीनियस। यानी जब भाई सिंपल बात ये है, जब सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या ना हो बताओ सेम फेज में ना हो, तो हम क्या बोलेंगे ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, इजंट इट। और बोलो भाई डिफरेंट फेज में हो। ओके, अब बताओ क्या हमारे पास भाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आपने क्या पढ़ना है किसी केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। भाई पहली फीचर क्या होती है बताओ भाई, तो अब अपने आप इसको पहचानो कैसे कि हाँ भाई केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो रखी है, इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे, तो आपने ये फीचर्स आपने चेक करनी है। बताओ भाई, तो पहले तो क्या है एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वो चेंज होना बंद हो जाएगी। अगर वो चेंज हो रही है अभी भी, इसका मतलब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुई है। समझ गए बात। दूसरी बताओ भाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है, बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगी उसी रेट से भाई बैकवर्ड रिएक्शन चलेगी आपकी, ठीक है। और बताओ हमारे पास क्या है इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अटेन्ड, भाई ये सिर्फ कब अटेन होगी इफ नॉन ऑफ द कंपोनेंट इज अलाउड टू एस्केप और वन ऑफ द प्रोडक्ट सेपरेट्स एज सॉलिड। अगर मान लिया भाई, अगर मान लिया हमारे पास तो क्या बनता है भाई, मान लिया हमारे पास क्या बनता कोई प्रोडक्ट, समझे बात, उसमें से कोई गैस फेज में है किसमें भाई, और उसको हम एक तरह से भाई मतलब रिमूव होने दें, अरे भाई उड़ने दें उसमें से वेसल में से, तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो पाई। क्यों भाई, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में ध्यान रखो, फॉरवर्ड रिएक्शन में जो क्या है रिएक्टेंट्स, बोलो भाई, और फॉरवर्ड रिएक्शन में जो क्या है प्रोडक्ट्स, फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कैसे काम करते हैं एज रिएक्टेंट्स। तो अगर आपने फॉरवर्ड रिएक्शन के जो क्या हैं प्रोडक्ट्स उनमें से गैस फेज में उसको आपने उड़ने दिया, तो बैकवर्ड रिएक्शन कैसे होगी भाई, तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो पाएगी। बात आपको पहले पड़ी। या फिर मान लिया हमारे पास क्या बताओ भाई, एक हमारे पास सॉलिड है वो प्रेसिपिटेट बन क्या हो जाए सेपरेट आउट, एक हमारे पास सॉलिड क्या हो जाए भाई, नहीं समझे बात भाई, अगर वन ऑफ दी प्रोडक्ट क्या हो जाए भाई सॉलिड के तौर पे क्या हो जाए सेपरेट हो जाए उससे रिएक्शन मिक्सचर से, रिएक्शन में वो सेपरेट हो जाए, तो भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो पाएगी। समझ गए बात, उसमें डिजोल्व हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा आपको। और बताओ क्या होता है इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। ये जरूरी नहीं कि आप ए और बी लोगे भाई तभी क्या होगी ये इक्विलिब्रियम अटेन होगी। अगर आप शुरुआत किससे करो सी और डी से, अगर आपके पास भाई शुरुआत में क्या है फाइनल प्रोडक्ट्स, अगर आप उनको मिला देते हो तो भी एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे ही क्या पहुंचेगी इक्विलिब्रियम। आगे नहीं आपको ये ठीक है बात, तो भाई इसमें कोई चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बताओ क्या है, और पांचवा पॉइंट क्या होता है कि किसी इक्विलिब्रियम को कैटालिस्ट अफेक्ट नहीं करता। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर मान ले भाई अगर कोई स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन हो रखी है और आप उसमें क्या मिला दो कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट से ये नहीं होगा भाई कि वो यानी कि कैटालिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्यों भाई, क्योंकि कैटालिस्ट क्या करेगा, कैटालिस्ट क्या करेगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को ही एग्रीवेट कर देगा, दोनों क्या करेगा सपोर्ट करेगा। और अगर दोनों ही रिएक्शंस क्या होंगी सपोर्ट, अगर दोनों ही रिएक्शंस भाई सपोर्ट होंगी
तो इक्विलिब्रियम जहाँ थी वहीं रहेगी। बात आपको पहले पड़ी, क्योंकि फॉरवर्ड, हाँ ये होता हो ना कि ये सिर्फ फॉरवर्ड क्या करता हो, सपोर्ट, बैकवर्ड को सपोर्ट ना करता हो, तो भाई क्या होगी, कैटालिस्ट ऐड करने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होएगी। लेकिन अगर भाई कैटालिस्ट क्या करता है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों ही रिएक्शंस को क्या करता है, इक्वल इफेक्ट करता है भाई, तो हम क्या बोलेंगे बताओ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, कैटालिस्ट का एक फायदा है कि इससे इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने ए और बी मिलाए, समझे बात भाई, तो ए और बी कंसंट्रेशन क्या होगी, घटने लग जाएगी और सी और डी की बढ़ने लग जाएगी, और एक खास टाइम पे आके ए और बी की घटती घटती रुक जाएगी और सी और डी की बढ़ती बढ़ती रुक जाएगी। उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। मान ले इसमें लगे 5 मिनट, इसमें क्या लगे भाई, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पे आने में, ए और बी को घटने में, अरे भाई ए और बी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तक आने में 5 मिनट लगे, और सेम बात सी और डी के लिए है, ठीक है बात। अगर आप इसमें क्या मिलाते हो, कैटालिस्ट, तो यही इक्विलिब्रियम 5 मिनट के बजाय 3 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट में क्या हो जाएगी, अटेन हो जाएगी। मतलब ये इक्विलिब्रियम अटेनमेंट का जो क्या है टाइम होता है, उस टाइम को कम कर देगा। बात आपको पहले पड़ गई, अरे बोलो भाई, नहीं आपको समझ आया भाई, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सी बात है, नहीं आएगा आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।